तो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। तो मनी क्या होता है? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मनी इज समथिंग दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो मनी सिंपल भाषा में समझेंगे, मनी वो होता है जो क्या करता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में जो वर्क करता है उसे क्या बोलते हैं, हम मनी बोलते हैं। पहले क्या था कि मनी नहीं था, तो हमारे इकोनॉमी में या प्रिमिटिव इकोनॉमी में स्टार्टिंग में लोगों की वांट्स कम थी, लोगों का ट्रांजेक्शन्स कम होते थे। उस समय एक अलग सिस्टम चलता था, उसको बोलते थे हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इस सिस्टम में क्या होता था, गुड्स आर एक्सचेंज विद द गुड्स। हम गुड्स को क्या करते हैं, गुड्स से क्या करते हैं, हम एक्सचेंज करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसका नाम ए, एक पर्सन उसका नाम बी, इसके पास वीट है, इसके पास सूज है, इसको वीट चाहिए, इसको सूज चाहिए। ये दोनों आपस में क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन्स कंप्लीट करेंगे। ये क्या करेंगे, वीट का एक्सचेंज करेगा सूज से और सूज का एक्सचेंज करेगा वीट से, यानी कि वीट और सूज का क्या करेंगे, ये लोग एक्सचेंज करेंगे। तो इसको बोलते हैं हम बार्टर सिस्टम। लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। सबसे पहला ड्रॉबैक क्या था, इन्हें चाहिए होता था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की प्रॉब्लम थी, वो बड़ी डिफिकल्टी करती थी टू कैरी आउट द ट्रांजेक्शन्स, टू कैरी आउट द एक्सचेंज। वो क्या था, जैसे मान लीजिए इसके पास वीट है, अब इसको चाहिए सूज, तो पहले क्या करना पड़ेगा, इसको वो व्यक्ति खोजना पड़ेगा इसके पास सूज हो, और सूज वाले को खोजने के अलावा ये भी देखना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के पास सूज है क्या उसको वीट की आवश्यकता है। अगर इसको आवश्यकता सूज की है, इसको आवश्यकता वीट की है, तभी दोनों के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, अदरवाइज एक्सचेंज नहीं होगा। तो दोनों डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स क्या होता है कि दोनों व्यक्तियों के पास ऐसी गुड्स है जो एक दूसरे को जरूरत है और वो आपस में उसको एक्सचेंज करने के लिए रेडी भी है। इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो इससे क्या होता था, एक्सचेंज बड़ा डिफिकल्ट होता था। ओके, इसीलिए इसके कारण हमें कुछ नया अल्टरनेटिव हमें देखना पड़ा। तो वो कौन सा अल्टरनेटिव हुआ, वो मनी आया। मनी ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व कर दिया। अब जब हमें गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज करने की आवश्यकता नहीं है, हम क्या करते हैं, वीट को मार्केट में बेचते हैं, पैसा मिलता है, उस पैसे से हम सूज को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। अब हमें जरूरत नहीं है कि हमें पहले वो पर्सन ढूंढना पड़े, इसके बाद सूज हो, उसके बाद हम एक्सचेंज करें, अब वो जरूरत नहीं है। तो मनी ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। इसमें एक और प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम थी कि कोई भी जो है ना, एक कॉमन यूनिट नहीं थी वैल्यू की, इसमें हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर कर सकें। किसमें, बार्टर सिस्टम में। मनी ने इसको दूर कर दिया। अब मनी में क्या होता है कि कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू है, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो है एक मॉनिटरी यूनिट में कन्वर्ट की जाती है, उसमें हम उसको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि शर्ट की वैल्यू क्या है, 1000 रुपीज, तो शर्ट की वैल्यू क्या की हमने, एक मनी में क्या कर दी, कन्वर्ट कर दी। तो मनी यहाँ पे क्या हो गया, जो रुपी हो, मान लीजिए रुपी क्या हो गया, यहाँ पे कॉमन यूनिट हो गई। तो एक कॉमन यूनिट का अभाव था किसमें, बार्टर सिस्टम में। लेकिन मनी ने इस समस्या को भी दूर कर दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विस की वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम रुपये के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि मॉनेटरी यूनिट के रूप में उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तीसरा जो प्रॉब्लम आता था वो होता था स्टोर ऑफ वैल्यू। पहले क्या होता था कि वैल्यू स्टोर नहीं की जाती थी। गुड्स, अगर मान लीजिए किसी को सेविंग करना है, किसी को वेल्थ को बिल्ड करना है, ओके, वेल्थ को स्टोर करना है, तो बड़ा डिफिकल्ट होता था कि उसके पास तो गुड्स है। अब गुड्स के रूप में करना मुश्किल है, क्योंकि गुड्स क्या होते हैं, पेरिशेबल गुड्स होते हैं, वो खराब हो जाया करते हैं, तो उसको करना डिफिकल्ट होता था। अब क्या है, गुड्स को आप मार्केट में बेचिए, पैसा है उसको आप बैंक में सेव करिए, तो आप इजी क्या कर सकते हैं, मनी के रूप में अपनी वेल्थ को क्या कर सकते हैं, आप स्टोर कर सकते हैं, आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। एक अगला भी प्रॉब्लम था, एक था स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट का क्या था कि जो पेमेंट फ्यूचर में किए जाते हैं, पेमेंट्स मेड इन फ्यूचर, क्या बोलते हैं हम, डिफर्ड पेमेंट बोलते हैं। तो इस बार्टर सिस्टम में ये प्रॉब्लम आता था कि फ्यूचर में पेमेंट्स कैसे करना है, उसकी बड़ी समस्या होती थी। तो मनी ने उसको सॉल्व कर दिया। अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, हम जो है फ्यूचर में पेमेंट्स मेड कर सकते हैं। तो इन सब कारण से क्या किया, बार्टर सिस्टम बहुत कम हो गया है, आज भी है, ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से बैलेंस हो गया। आज भी हमें दिखाई पड़ता है, दूर दराज के इलाके हैं वहां पर आज भी क्या होता है, गुड्स का एक्सचेंज गुड्स से होता है। आज भी आप देखते हैं गाँव में कि जो ओल्ड क्लॉथ्स होते हैं उससे क्या करते हैं, कपड़े खरीदते हैं लोग, एक्सचेंज करते हैं, ओल्ड क्लॉथ एक्सचेंज विद द यूटेंसिल्स। तो ये भी एक तरह का बार्टर सिस्टम है। ओके, गाँव में अभी होता है, लेकिन
मॉडर्न इकोनॉमी में क्या हो गया, धीमे धीमे वो खत्म हो गया। अब उसकी जगह किसने ले लिया, उसकी जगह ले ली मनी ने। मनी ने क्या किया, इस एक्सचेंज को क्या किया, फैसिलिटेट कर दिया, इस एक्सचेंज को स्मूथ बना दिया। अब हम आसानी से एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मनी कुछ नहीं, मनी वह चीज है जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, इसे सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। इसके साथ साथ ये 2-3 काम और करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू ना, और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू करता है, स्टैंडर्ड डिफर्ड पेमेंट्स भी करता है, और ये मेजर ऑफ अ वैल्यू है। तो इस तरीके से हम मनी की डेफिनेशन को हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। मनी में बेसिकली क्या क्या चीज आता है, मनी में आपके देखो कॉइन्स आते हैं, ओके, करेंसी नोट्स आते हैं, कॉइन्स नोट्स आते हैं, ओके, और प्लास्टिक करेंसी भी आती है, आपको देखा होगा एटीएम कार्ड वगैरह ना, प्लास्टिक करेंसी भी आती है। तो ये सब किस में आते हैं, सारे क्या आते हैं, मनी में आते हैं। तो मनी के रूप में ये कॉइन्स, नोट्स, करेंसी, ये सब भी किस में आते हैं, मनी में आते हैं। तो मैं आपको बता दूं थोड़ा मनी क्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मनी क्या होता है। तो सिंपली बात है कि मनी इज समथिंग दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ओके। तो एक मार्क्स में कभी कभी उसकी डेफिनेशन पूछता है। हाँ, अब देखिए सप्लाई ऑफ मनी क्या है। तो इट रिफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ओके। तो सप्लाई ऑफ मनी क्या है कि एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, आपको पता है स्टॉक कॉन्सेप्ट को हम क्या कर सकते हैं, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो जो आपका मनी सप्लाई में क्या आता है, ये जो भी मनी का स्टॉक है जो उस देश के लोग रखते हैं अपने पास किसी पॉइंट ऑफ टाइम में। और यहाँ मनी का मतलब है ना, सब तरह का मनी आता है, किसी भी फॉर्म में मनी हो, चाहे वो बैंक में डिपॉजिट पैसा है, चाहे उसकी जेब में पैसा है, ओके, चाहे उसके पास में कॉइन्स के रूप में पैसा है, तो कॉइन्स के रूप में, करेंसी के रूप में, बैंक में जो डिपॉजिट है उसके रूप में, जितने भी फॉर्म्स है मनी की, ओके, किसी भी फॉर्म में रुपया, जो पब्लिक के पास में रुपया होता है, जो उस रुपए के, उस मनी के स्टॉक को क्या बोलते हैं, हम मनी सप्लाई बोलते हैं, ओके। तो सिंपल समझिए, इट इज द स्टॉक ऑफ द मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देश के लोग जो पैसा अपने पास रखते हैं, जो पैसे का उसका स्टॉक है, जो मनी का स्टॉक है, और मनी का स्टॉक यानी कि ऑल फॉर्म्स ऑफ मनी जो उसके पास है, ओके, वो आता है आपका मनी सप्लाई में आता है। अब मनी सप्लाई मेजर करने के बहुत तरीके हैं। तो 4 मेजर्स हैं मनी सप्लाई करने के, जो कि हमारा आरबीआई क्या करता है, उनको पब्लिश करता है, ओके। तो 4 तरीके हैं, 4 तरीके से मेजर करता है। तो एक M1, एक M2, M3, M4। एक्चुअली हमारे सिलेबस में केवल M1 ही है, ये M2, M3, M4 हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इनके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इनके बारे में हम समझेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम M1 की। तो M1 में क्या क्या आता है, जो उसके कंपोनेंट क्या है M1 के, क्योंकि हमारा जो अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट, राइट द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, तो आप क्या करेंगे, M1 के कंपोनेंट ही लिखेंगे, ओके, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो M1 में क्या आता है, M1 में आता है CU मतलब करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, प्लस GD मतलब डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक, जो जमा करते हैं पैसा ना, कमर्शियल बैंक में जाके जमा करते हैं पैसा, अकाउंट खोलते हैं उसमें जमा करते हैं पैसा, तो वो भी किसमें आता है, इसमें आता है। और तीसरा कौन कंपोनेंट आता है, वो होता है OD यानी कि अदर डिपॉजिट विद RBI। तो आप उसको थोड़ा सा लिख लेंगे। तो CU क्या होता है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो लोग, पब्लिक जो पैसा रखती है, हेल्ड बाय द पीपल या पब्लिक, हेल्ड बाय द पीपल, ओके, जो लोग पैसा रखते हैं, जो क्या वो उसके क्या होते हैं, CU कहलाती है। एक आता है DD, इसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट, ओके। तो डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, डिपॉजिट्स ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक्स, विद कमर्शियल बैंक्स। थोड़ा सा यहाँ स्पेस नहीं है, ऊपर आएगा थोड़ा सा, पीपल विद, इधर करता हूं, कमर्शियल बैंक, चलो कमर्शियल बैंक, ओके। और जो लास्ट का है, जो DD है, OD है, अदर डिपॉजिट, इसमें बोल देते हैं अदर डिपॉजिट्स विद RBI, ओके।
तो ये है 3 कंपोनेंट आते हैं मनी सप्लाई के। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है राइट द कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, तो यही क्वेश्चन में से पूछा जाता है। बाकी के जो M2, M3, M4 है ना, उनके बारे में हमारे सिलेबस में है नहीं। ओके, लेकिन थोड़ा उसको उधर समझ लेते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट हो गया M1, ये सबसे लिक्विड फॉर्म है, ये सबसे लिक्विड है। लिक्विड का मतलब ये होता है कि हमारे पास परचेज करने के लिए कितने जल्दी रेडी हो जाता है ये करने के लिए। तो ये सब क्या है, ये करेंसी हमारे जेब में रखी हुई है, जब मन किया तो जाके परचेज कर लिया हमने। ओके, हम उसका यूज कर सकें, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। कितनी जल्दी हम उसको यूज कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं, दैट इज द लिक्विडिटी। अब डिमांड डिपॉजिट, बैंक में जमा पैसा है, जब भी मन किया चेक इशू कर दिया। ओके, तो डिमांड डिपॉजिट। अब ये एक टर्म आया इसमें, उसका नाम है आपका डिमांड डिपॉजिट। ये क्या होता है उसको थोड़ा देखते हैं। डिमांड डिपॉजिट। ओके, तो डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स, ओके, ऑफ द पीपल, या those deposits which can be withdrawn on demand. Okay, those deposits with कर सकते हैं with commercial bank या with bank. Okay, with कमर्शियल बैंक विच कैन विथड्रॉ ऑन डिमांड। तो ऐसे डिपॉजिट्स बैंक में जिनको हम जब चाहे डिमांड करें तब हम उसको विथड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे डिपॉजिट कहलाते हैं डिमांड डिपॉजिट्स। और इनके अगेंस्ट में चेक भी इशू कर सकते हैं। ओके, तो ये होते हैं आपके डिमांड डिपॉजिट। एक और डिपॉजिट आते हैं, उसको बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। ओके, तो टाइम डिपॉजिट ऐसा डिपॉजिट होता है, इसको हम एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद ही क्या कर सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं। और उनके अगेंस्ट में हम चेक इश्यू नहीं कर सकते। उनका एक मैच्योरिटी पीरियड होता है कि 5 साल 4 साल। तो जो मैच्योरिटी पीरियड होता है उसके बाद ही क्या कर सकते हैं, हम उसको विथड्रॉ कर सकते हैं। तो दोज डिपॉजिट्स विच हैव मैच्योरिटी टाइम, मैच्योरिटी पीरियड, उसकी क्या होता है, मैच्योरिटी क्या होता है, पीरियड होता है। ओके, मैच्योरिटी पीरियड होता है 4 साल का, 5 साल का, उसके बाद ही क्या कर सकते हैं, उसे विथड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे डिपॉजिट क्या कहलाते हैं, आपके टाइम डिपॉजिट कहलाते हैं। तो बैंकों में 2 तरह के अकाउंट, 3 तरह के अकाउंट होते हैं। तो जो करंट अकाउंट में पैसा जमा होता है, करंट अकाउंट में पैसा जमा होता है, और सेविंग बैंक अकाउंट में। ओके, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में जो जमा होता है पैसा, वो किसमें आता है, वो आता है आपका डिमांड डिपॉजिट में। ओके, और जो फिक्स डिपॉजिट का पैसा, फिक्स डिपॉजिट होती है, फिक्स डिपॉजिट, वो किसमें आती है आपकी, वो आती है आपकी टाइम डिपॉजिट में आती है। ओके, तो ये आप समझ लें, कभी कभी एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज द डिमांड डिपॉजिट, व्हाट इज द टाइम डिपॉजिट। ओके, तो दोज डिपॉजिट्स विच कैन बी विथड्रॉ ऑन डिमांड, इसको हम डिमांड करें और बैंक को देना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, हम डिमांड डिपॉजिट बोलते हैं। और जो ऐसा डिपॉजिट्स, इसका एक मैच्योरिटी टाइम रहता है, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम रहता है, उसके बाद ही उसे क्या कर सकते हैं, विथड्रॉ कर सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं, हम टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। और डिमांड डिपॉजिट के अगेंस्ट में हम चेक इश्यू कर सकते हैं, लेकिन टाइम डिपॉजिट के अगेंस्ट में हम चेक इश्यू नहीं कर सकते हैं। ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, और दोनों की डेफिनेशन आपको नोट करनी चाहिए, ये कभी कभी एग्जाम में पूछता है। तो मैं बात कर रहा था आपको, ये डिमांड डिपॉजिट हो गया था। अब मैं बात कर रहा था बाकी के जो मेजर्स हैं। तो ये सबसे लिक्विड फॉर्म है, M1 क्या है, सबसे लिक्विड फॉर्म है। तो ऐसे अगर हम लिक्विड देखें, लिक्विडिटी के रूप में देखें, अगर हम लिक्विडिटी के रूप में लेके चलो, तो सबसे ज्यादा लिक्विड कौन सा, M1, उससे कम क्या है, M2, उससे कम क्या है, M3, उससे कम क्या है, M4। ओके, तो ये है। इसमें से थोड़ा सा एक और चीज आती है, एक तो आता है नैरो मनी के रूप में आता है। ओके, नैरो मनी में आते हैं आपके M1 एंड M2, किसमें आते हैं, नैरो मनी। एक आता ब्रॉड मनी। ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल इतना ही समझ में आ जाए काफी है कि M3 और M4 क्या कहलाते हैं आपके, ये कहलाते हैं ब्रॉड मनी कहलाते हैं। ओके, और M1 और M2 क्या कहलाते हैं, नैरो मनी कहलाते हैं। और M1 क्या है आपकी,
सबसे मोस्ट लिक्विड फॉर्म है। M1 क्या है? मोस्ट लिक्विड है। ओके, मोस्ट लिक्विड है। मोस्ट लिक्विड जो मनी सप्लाई क्या है आपकी, वो M1 है। और सबसे कम लीस्ट लिक्विड कौन सी है आपकी? लीस्ट लिक्विड फॉर्म है। तो लीस्ट लिक्विड कौन है? वो आपकी M4 है। ओके, तो ये थोड़ा याद करेंगे। और कभी कभी एक मास क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्रॉड मनी कौन सी है, तो आपको क्या करना है, M3 और M4 क्या है आपके ब्रॉड मनी है। और नैरो मनी पूछता है तो क्या बोलेंगे आप, M1 M2 क्या है आपके नैरो मनी है। सबसे लिक्विड मनी कौन सा है? वो आपका M1 सबसे लिक्विड मनी है। और सबसे कम लिक्विड कौन सा है? वो आपका M4 सबसे लिक्विड मनी, सबसे कम लिक्विड मनी है। तो यही क्वेश्चन से आते हैं। बाकी इसके डिटेल के इसके बारे में ये हमारे सिलेबस में अब नहीं है, तो उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका हो गया मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी।